जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेस, जिसको जीने की क्रिया भी कह सकते हैं। तो जीने की क्रिया में हम लोग 2 जीवों के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको पता होगा कि धरती पे 2 तरह के जीव पाए जाते हैं, एक तो होता है सजीव और एक होता है निर्जीव। सजीव उन्हें कहते हैं जिनमें जान हो, चलते घूमते हों, फिरते हों, जिनमें खाना पीना, उठने बैठने की क्रिया हो, जो किसी न किसी तरह से गति करते हों, उन्हें सजीव कहते हैं। और निर्जीव, जिनमें ये सब क्रियाएं नहीं होती हो, उन्हें निर्जीव कहते हैं। तो जीवन प्रक्रिया करने के लिए हमें सजीव रहना जरूरी है, यानी कि सजीव होना जरूरी है। अगर हम लोग जीवन प्रक्रिया पढ़ना चाहते हैं तो सजीवों के बारे में पढ़ेंगे, ना कि निर्जीवों के बारे में। तो आइए हम लोग सजीवों के बारे में पढ़ते हैं। सजीवों में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं। सजीवों में पोषण होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, उत्सर्जन होता है, नियंत्रण एवं समन्वय होता है, जनन होता है। यानी कि सजीवों को चलने खाने पीने के लिए पोषण यानी कि ऊर्जा की जरूरत होती है, तो उसके लिए पोषण। और भी कुछ है, श्वसन की जरूरत होती है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यानी कि सांस की रेस्पिरेटरी की जरूरत होती है। वाहन परिवहन, यानी कि हमारे शरीर में कुछ चीज़ें हैं जिनका एक जगह से दूसरे जगह जाना वाहन परिवहन है। उत्सर्जन यानी उनका निकलना यानी उत्सर्जन है। तो कहीं ना कहीं पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन एक दूसरे से सम्मिलित हैं। अब नियंत्रण एवं समन्वय और जनन हम लोग अगले अध्याय में पढ़ेंगे। आपको पता होगा कि अध्याय 7 में नियंत्रण एवं समन्वय है और अध्याय 8 में जनन है। तो हम लोग आइए सबसे पहले देखते हैं पोषण। देखिए, कोई भी जीव को जीने के लिए पोषण की आवश्यकता होती है, उसे जीने के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे कि जो कुछ भी हम खाते हैं पीते हैं वो हमारे पोषण कहलाते हैं। तो पोषण में 2 तरह के जीवों को हम लोग डिवीजन करते हैं। पोषण में 2 तरह के जीव होते हैं, एक तो होता है स्वपोषी पोषण जीव और एक होता है परपोषी पोषण जीव। यानी कि एक ऐसे जीव होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और एक ऐसे जीव होते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो स्वपोषी पोषण में आते हैं हरे पौधे, जिनमें जितने सारे हरे पौधे हैं वे स्वपोषी पोषण के अंतर्गत आते हैं। और परपोषी पोषण के अंतर्गत बहुत सारे जीव आते हैं, मृत जीव आते हैं जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि दूसरे जीवों को मार के खाते हैं या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। उन्हें हम लोग विषमपोषी या परपोषी जीव कहते हैं। तो स्वपोषी सबसे पहले पढ़ते हैं, हरे पौधों में क्या क्या क्रियाएं होती हैं, वो अपना पोषण कैसे करते हैं। तो हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा ये सारी क्रियाएं होती हैं। प्रकाश संश्लेषण आपको पता होगा कि जब सूर्योदय होता है या प्रकाश जब पत्तों में पड़ती है तो उनके रंध्र खुलते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल को मिश्रित करके और प्रकाश को मिश्रित करके ग्लूकोज बनाते हैं और जिसमें से ऑक्सीजन और जल को बाहर निकाला जाता है। तो हम लोग को तो पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन निकालते हैं, इसकी जानकारी हम लोग को पहले से है। ये ग्लूकोज जो C6H12 और O6 जो दिया गया है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। ये अपनी वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं, इनकी पौधे अपनी वृद्धि के लिए इसका प्रयोग करते हैं। और H2O जल जो बाहर निकलता है वो आप लोग पत्तों में सुबह जब आप बाहर निकलते हैं और कहीं जंगली एरिया या कहीं भी कोई किसी पेड़ में देखते हैं तो उसमें छोटे छोटे छिद्र, छोटे छोटे बूंद होते हैं जो जल के होते हैं। दिन में वो क्रिया पता नहीं चल पाती है क्योंकि धूप होता है और हवा के वजह से वो जल्द ही वाष्पित हो जाती है, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चल पाता है, लेकिन सुबह हमें ये चीज़ पता चल जाता है। तो हम लोग पढ़े हैं हम लोग कि हरे पौधों से प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड और
धरती से जल लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं और जल बनाते हैं, जिससे ऑक्सीजन को बाहर करते हैं और जल भी लगभग बाहर ही हो जाता है। यानी कि इनमें भी कहीं ना कहीं उत्सर्जन की क्रिया हो रही है। ऑक्सीजन बाहर निकलता है और H2O बाहर निकलता है, यानी कि जल बाहर निकलता है। ये उत्सर्जन की क्रियाएं हैं। अब हम लोग आते हैं परपोषी पोषण। परपोषी यानी कि विषम पोषित जीव जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं, उसको भी हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो मृतजीवी पोषण है, यानी कि ऐसे जीव जो मृत जीवों को खाते पीते हैं, उनसे पोषित अपना पोषण करते हैं, उनको हम लोग मृतजीवी पोषण करते हैं। परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण में 2 उदाहरण भी है, कवक और जीवाणु। फिर परजीवी पोषण है, यानी कि ऐसे जीव दूसरे जीव के द्वारा पोषण करते हैं, जैसे कि गोलक्रीम और जोंक। और प्राणी सम पोषण होते हैं जो सभी तरह की चीज़ों को खाते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो तरल पदार्थ भी खाते हैं, ठोस पदार्थ भी खाते हैं, यानी हर तरह के पदार्थों को खाते हैं। उन्हें हम लोग प्राणी सम पोषण कहते हैं। प्राणी सम पोषण जीवों के अंतर्गत अमीबा और मनुष्य आते हैं। सिर्फ मनुष्य ही नहीं, मनुष्य के बाद में बहुत सारे जीव आते हैं। जितने भी जंतु हैं, यानी कि गाय, बैल, भैंस, बकरी, ये सब प्राणी सम पोषण के अंतर्गत आते हैं। तो प्राणी सम पोषण में हम लोग अमीबा में कैसे पोषण होता है, इसके बारे में आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। अब हम लोग आते हैं मनुष्यों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मनुष्यों के जो पोषण की चरण है, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं। तो अंतर्ग्रहण यानी कि मुख का द्वार, आपके बुक में अगर कुछ ऐसा कुछ चित्र हो जिसमें पाचन का दिया हो, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो पहला होता है अंतर्ग्रंथन, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण, बहिष्करण, यानी कि 4 क्रियाएं, यहाँ पे 5 क्रियाएं होती हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग किसी चीज़ को खाते हैं, उसके बाद उसका पाचन होता है, फिर अवशोषण होता है, और उसके बाद उसमें जो स्वांगीकरण होता है, उसके बाद उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग जब खाते हैं तो उसमें एक तरह का क्रिया होता है, जो उसमें एक हम लोग के जठर ग्रंथि नहीं, सॉरी, हम लोग का जो ग्रंथि है, लाला रस ग्रंथि, जिसको लाला ग्रंथि कहा जाता है, उससे लाला रस निकलता है, जिससे वो मुख द्वार में जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें मिल जाता है और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में परिवर्तित कर उसे आहार नाल में भेज देता है। ऐसा ही है पाचन की क्रिया, हम लोग अभी पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं अवशोषण। अवशोषण क्या होता है? क्षुद्रांत के रसा अंकुरों द्वारा भोजन का बड़ी आंत में जल का अवशोषित कर लिया जाता है। यानी कि जब हम लोग कोई चीज़ खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट या फिर प्रोटीन, उनका अवशोषण क्षुद्रांत में होता है और बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ये चीज़ हम लोग अभी देखेंगे अवशोषण कैसे होता है। अब स्वांगीकरण क्या होता है? कोशिका में मौजूद पोषक तत्वों से जीव द्रव का निर्माण होता है। यानी कि कोशिकाओं में जो पोषक तत्व अवेलेबल होते हैं, उनसे नए नए जीवों की जो हमारे शरीर में होते हैं, उनका निर्माण होता है। उसके बाद बहिष्करण, जिसको हम लोग कहते हैं उत्सर्जन, यानी कि उसे बाहर निकाल दिया जाता है। माल द्वारा अनपचे भोजन को बाहर निकाल दिया जाता है। यानी कि जब हम लोग जो सारी क्रियाएं हो जाती हैं, उसके बाद हम लोग उसे बाहर निकाल देते हैं। तो ये होती है सारी क्रियाएं, हम लोग को कहेंगे तो जैव प्रक्रम में ये सारी क्रियाएं होती हैं। अब हम लोग आते हैं पाचन, यानी कि पाचन क्रिया कैसे होती है, इसके बारे में पूरा डिटेल से भी हम लोग नहीं पढ़े हैं, तो इसको हम लोग जानते हैं। आइए अध्याय 6 का जो ये है पाचन। पाचन में क्या होता है? पाचन के अंग यहाँ पे दिया हुआ है, प्रभाव दिया है और स्त्राव दिया हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले आते हैं अंग देखते हैं, उसमें क्या क्या होता है। अंग होता है लार ग्रंथि होता है, जठर ग्रंथि होता है, यकृत होता है, अग्नाशय होता है और छोटी आंत होता है। ठीक है। अब इसमें जो स्त्राव होता है, यानी कि उससे जो निकलने वाले एंजाइम्स होते हैं, वो क्या क्या होते हैं? तो लार ग्रंथि से एमाइलेज नामक एंजाइम निकलता है, जो मंड का पाचन करने में मदद करता है। जठर ग्रंथि से पेप्सिन, म्यूकस और HCl निकलता है।
जिससे प्रोटीन का पाचन पेप्सिन करता है, आमाशय की दीवार की रक्षा म्यूकस करता है और माध्यम को अम्लीय बनाना, जीवाणुओं को अम्लीय बनाना वो HCl का काम होता है। यानी कि जो हम लोग खाना खाते हैं वो प्रोटीन का पाचन के लिए पेप्सिन नामक एंजाइम जठर ग्रंथि से यानी कि आमाशय से निकलता है और म्यूकस नामक एंजाइम निकलता है जो आमाशय की दीवारों की रक्षा करता है और HCl नामक एंजाइम निकलता है जो हमारे खानों को अम्लीय माध्यम में परिवर्तित करता है। उसी तरह आते हैं यकृत यानी कि पीतरस, जिससे वसा को तोड़ना, माध्यम को क्षारीय बनाना आता है। उसके बाद होता क्या है कि जब वो हमारे आमाशय में हमारा खाना जब वसा में कन्वर्ट हो जाता यानी कि अम्लीय हो जाता है तो उसे अग्नाशय में जाने से पहले उसे क्षुद्रांत्र में जाने से क्षुद्रांत्र में जाने से पहले उसे अम्लीय यानी कि क्षारीय माध्यम में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए यकृत एक पीतरस देता है जो क्षारीय माध्यम में खाना परिवर्तित होता है। उसके बाद ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है अग्नाशय से जो प्रोटीन का पाचन में मदद करता है और यानी कि अग्नाशय से दो एंजाइम निकलते हैं, ट्रिप्सिन और लाइपेज। यानी कि ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन के पाचन के लिए लाभदायक होता है और लाइपेज वसा का पाचन के लिए लाभदायक होता है और वो वसा का पाचन करके वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद अंत में आता है छोटी आंत। छोटी आंत से आंत्र रस निकलता है जो अब भोजन का पूर्ण पाचन अब तक हो चुका होता है। अब हम आपको बीच में कुछ थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि जो प्रोटीन और वसा का जो अवशोषण होता है वो क्षुद्रांत्र में ही हो जाता है। आप लोग को मैं एक चित्र दिखाना चाहता हूँ, उस चित्र के माध्यम से आइए हम लोग और कुछ समझते हैं। आइए पाचन की क्रिया को एक बार हम और अच्छी तरह से समझते हैं। जिह्वा में हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसमें एक रस निकलता है जिसको हम लोग एमाइलेज रस कहते हैं, एमाइलेज एंजाइम एमिलेज एंजाइम कहते हैं, जो हमारे जब हम खाना खाते हैं तो उसको सॉफ्ट बनाने के लिए प्रयुक्त होता है और वो सॉफ्ट बन करके ग्रासिका यानी कि आहार नाल में चला जाता है। आहार नाल से अपना आशय में वो भोजन चला जाता है और अमाशय में इसमें ट्रिप्सिन और पेप्सिन और HCl नामक के दो एंजाइम निकलते हैं अमाशय से, जो इन्हें खाना को यानी कि प्रोटीन को पेप्सिन में बदलने में और जो खाना है उसको अम्लीय करने में मदद करते हैं। HCl से होता क्या है, ये अम्ल है, आपको तो मालूम ही होगा। तो ये अम्ल खाना को जो हम लोग खाना खाते हैं उसको अम्लीय रूप में परिवर्तित करता है। उसके बाद पीत रस से आप लोग देखेंगे पित्ताशय से एक रस निकलता है जिसको पीतरस कहा जाता है, उसको क्षारीय बनाने में मदद करता है उस भोजन को।